मेहरबान कदरदान साहिबान, देवियों और सज्जनों, अविश्वास प्रस्ताव फ्लॉप होने के बाद इंडी अलायंस का पेश है नया धमाका। हमारे राहुल जी जो हैं उनको लड़की का कमी नहीं है। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे। ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे? ये सब आरोप निराधार है। अरे एडिटर महोदय, नहीं, ये वाला नहीं, ओरिजिनल सुनाइए। स्मृति ईरानी एक औरत के नाम पर भी धब्बा है, मंत्री होने के नाम पर तो धब्बा है ही। नहीं यार, ये भी नहीं, थोड़ा सीरियस वाला। मजाक वजाक हो गया। अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेस ने तो मजाक बनाकर रख दिया ना। जहां ये बुरी तरह से फेल हो गए हैं, तो क्या इंडी अलायंस ने इसके बाद नया नैरेटिव गूंथना शुरू कर दिया है? वो वाला सुनाइए जो दिया था। तो समस्या तो मुख्य न्यायाधीश से ही है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भरोसा नहीं है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा। अब ये जो इंडी अलायंस है ना दोस्तों, उसने सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा उठा लिया है, वो भी चीफ जस्टिस वाला मुद्दा। कांग्रेस भी कह रही है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ की उस जजमेंट को निरस्त करने के लिए राज्यसभा में एक गैर कानूनी कानून इंट्रोड्यूस किया गया। अब जब कांग्रेस और लेफ्ट लिबरल सिस्टम ने डुगडुगी बजा दी है, तो ये जो मीडिया वाले हैं वो तो दुदुम्भी बजाएंगे ना। तो अब आपको मैं हाल दिखाता हूं, एक एक करके नजर डालिए। चुनाव आयोग पर कब्जे की तैयारी, कब्जा करके जीतेंगे। इसमें लग रहा है चुनाव आयोग वाला डाला नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का अभिसार पे आइए। सीजेआई चंद्रचूड़ से इतनी घबराहट क्यों? चुनाव की आजादी पर अंकुश। देखते जाइए, आगे बढ़िए। पुण्य प्रसून वाजपेयी, देखिए अब चंद्रचूड़ के खिलाफ ही बिल। सारी हदें पार कर गए मोदी। मोदी से बड़ा गुनहगार तो है ही नहीं। और आगे दिखाता हूं, देखिए ना, अजीत जी को देखिए। मोदी को सीजेआई चंद्रचूड़ से इतनी परेशानी, आखिर चाहती क्या है ये सरकार? और दिखाऊं क्या? चलिए एक आध और दिखा देता हूं। ये आइए, चंद्रचूड़ का दखल खत्म करने के लिए अब कानून बनाएंगे मोदी। मतलब आप देख के ना ये समझ जाएंगे कि मोदी से बड़ा तो तानाशाह है ही नहीं, तो लोकतांत्रिक नेता ही नहीं है। और आगे बढ़िए, और ये सब लेटेस्ट वाला दिखा रहा हूं, पुराना नहीं दिखा रहा आपको। ये देखिए, चंद्रचूड़ से मोदी के डर का सबसे बड़ा सबूत, सीजेआई से बचने के लिए अब बनेगा कानून। साक्षी जोशी का भी देख लीजिए। सीजेआई चंद्रचूड़ से मोदी को डर, चुनाव पर कब्जे के लिए लाया गया ये बिल। एक सत्य हिंदी का भी दिखा देता हूं। अब यहां भी केंद्र को सीजेआई मंजूर नहीं, बड़ा कदम। कौन सा खतरनाक खेल है ये? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद। समझ पाए आप? नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तब समझ में आएगा कि ये लेफ्ट लिबरल सिस्टम ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या करना शुरू कर दिया है। आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन खबर ये नहीं है दोस्तों, ये एक नैरेटिव है जो शायद आप तभी समझ पाएंगे जब इस पूरी श्रृंखला को आप एक साथ देखेंगे। जब मैं सारे तार एक साथ जोड़कर दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। तो कुछ पॉइंट्स के जरिए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम क्या दिखाने वाले हैं। सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट का नैरेटिव बनाने की साजिश। आपको ऐसा लगेगा कि सरकार, विपक्षी पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है सरकार के खिलाफ। आप हैरान हो जाएंगे। संवैधानिक कानून को गैर कानूनी बताने का प्रयास हो रहा है। अभी मैंने आपको सुनाया ना एक बयान, ये काम चल रहा है। तीसरा पॉइंट, जो ये फैसला किया गया है, केंद्र सरकार ने किया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप किया गया है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कि चुनाव आयोग के साथ कैसे इतिहास में खिलवाड़ किया गया, और इसी कांग्रेस ने किया है जो आज नैरेटिव बनाने का खेल खेल रही है। तो चलिए आपको एक एक करके चीज़ों को दिखा देता हूं। खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो गई दोस्तों कि शुक्रवार को राज्यसभा में एक नया बिल पेश किया गया। और ये नया बिल क्या है? इस बिल के जरिए
जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त की और तमाम लोगों की, उसकी नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल में कौन कौन होगा इससे जुड़ा हुआ बिल है। लेकिन इस बिल में जो महत्वपूर्ण बात है वो आप समझ लीजिए। इस बिल में ये प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रस्तावित किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा। अब ये सुनकर आपको बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है ना, लेकिन आपको ये बताता हूं कि आज तक भारत के इतिहास में मुख्य चुनाव आयुक्त के जो उसकी नियुक्ति होती है ना, उसमें आज तक कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं है, बल्कि कभी रहा ही नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया, फिर अचानक से ये सारी चीज़ें क्यों हैं, तो उसकी वजह भी आपको समझा देता हूँ। दरअसल ये जो विधेयक लाया गया है ना दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के एक फैसले के अनुरूप लाया गया है। और ये फैसला क्या था? मार्च में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी और उसने ये फैसला दिया कि जब तक संसद ये कानून नहीं बनाती कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कौन सा पैनल काम करेगा, तब तक मैं ही पैनल बना देता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक पैनल बना दिया और उस पैनल में कौन कौन है? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तीसरा जानते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कहीं थे ही नहीं। और ये इसी साल की बात है, मार्च की बात है, तब ये चीजें आई थी। लेकिन जानते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूं ना, अब मैं आपको दिखा भी देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती है, आप इस आर्टिकल में देखिए, इन अ यूनानिमस वर्डिक्ट ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच led by Justice K.M. Joseph, which had reserved its verdict on November 24 last year, यानी लास्ट ईयर 24 नवंबर को ये रिजर्व किया गया था, ruled that the new system created by it shall remain in force until a law in this regard was made by Parliament। देख रहे हैं ना क्या है? और अब आप तुलना कीजिए उन बयानों का। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के विरुद्ध नहीं जाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला सुनाया तो यही कहा कि जो मैं बना रहा हूं ये अस्थायी है, जब संसद कानून बनाएगा फिर ये बदल जाएगा। लेकिन अब आपको मैं इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें और दिखा देता हूं दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने यह फैसला कॉलेजियम सिस्टम की तरह ही चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दायर याचिकाओं पर दिया था। और फैसला देते समय कोर्ट ने कहा था, अब कोर्ट की चीजें इसलिए मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कुछ चीजें, कि चुनाव आयोग की नियुक्ति पर सरकार की मोनोपोली खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों दिया, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट की इच्छा ये थी कि सरकार की मोनोपोली खत्म की जाए, यानी संविधान ने संस्थाओं की मोनोपोली न बनने के लिए जिस व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया है, वही काम सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। लेकिन आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस की नियुक्ति के मामले में जिस तरह से संसद के कानून को खत्म करके कॉलेजियम सिस्टम की मोनोपोली ही स्थापित कर दी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के खुद के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब देखिए, थोड़ा सा आपको विषयांतर लग रहा होगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की मोनोपोली को खत्म करना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस की जो नियुक्ति होती है वो तो कॉलेजियम सिस्टम मोनोपोली ही है ना। है ना विचारणीय प्रश्न दोस्तों। लेकिन आप आगे बढ़िए, ये जानना जरूरी है कि सरकार ने चुनाव आयोग के सिलेक्शन के लिए जो ये विधेयक लाने का काम किया है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लाया गया है। परंतु विपक्ष क्या कर रहा है? अब यहाँ नैरेटिव का खेल होता है दोस्तों। ये जो कांग्रेस है या विपक्ष है वो ये कह रही है कि सरकार चुनाव आयोग की इम्पार्शियलिटी को, जो बिना पक्षपात पूर्ण रवैये से काम करती है, उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। वही आम आदमी पार्टी और तमाम जो इंडिया अलायंस है उसका यही नैरेटिव है दोस्तों।
हालांकि जब मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, तो कांग्रेस एक और काम कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है आप समझिए। वो 2013 में लाल कृष्ण आडवाणी के उस पत्र को दिखा रही है जिसमें वो मांग करते हैं कि चुनाव आयोग की सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो पैनल बनाने का सुझाव दिया गया था उसमें चीफ जस्टिस को भी शामिल किया जाए। ये दिखा रही है कांग्रेस। लेकिन मैं कांग्रेस को लाल कृष्ण आडवाणी का वो दिखा रही है, तो मैं आपको इंदिरा गांधी का बयान सुनाता हूं। बड़ा खतरनाक है। आज अगर मोदी जी बोल देना तो दुनिया में इससे बड़ा डिक्टेटर नहीं होगा उनकी नज़र में। लेकिन ये इंदिरा गांधी ने खुद कहा था। वीडियो है, आपको सुनाता हूं, और कैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऊपर बयान दे रही हैं, सुनकर माथा पकड़ लेंगे। सुन लीजिए। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? देख रहे हैं ना क्या कह रही हैं। एक जज क्या निर्णय करने के लिए सक्षम है? राजनीति, अर्थव्यवस्था, कैसे जजों की सक्षमता पर सवाल उठा रही हैं। आप सोचिए मोदी जी कह पाएंगे? वो तो कुछ कहते नहीं है, तब तो इतनी बदनामी करते हैं। लेकिन आगे बढ़िए। संविधान ने चुनाव आयोग का गठन दोस्तों फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए किया था। लेकिन जानते हैं जो पुरानी कांग्रेस की सरकार है ना, इसने इसका चरित्र ही बदल दिया। मैं आपको राजीव गांधी के समय की चीज दिखाता हूं। 16 अक्टूबर 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब कानून में संशोधन किया गया और चुनाव आयुक्त के पद बनाए गए। और ये सब जानते कब हुआ? ठीक चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा के कुछ समय पहले हुआ। इसकी आलोचना हुई। ये भी सवाल पूछा गया कि आप चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से समझौता करवा रहे हैं। और पहली बार आयोग में दोस्तों 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई। और इसके बाद फिर देखिए 2 जनवरी 1990 को वीपी सिंह की सरकार ने नियमों में बदलाव करके चुनाव आयोग से दोनों आयुक्तों को हटा दिया। अब जो कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयुक्त एसएस धनवा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया। यानी धनवा अभी जब गए ना कि भैया देखो दोनों आयुक्त को हटा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही बताया कि ठीक किया। इस बीच टीएन सेशन का समय आया। 12 दिसंबर 1990 को टीएन सेशन की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हुई। और ये पूरा देश जानता है दोस्तों कि टीएन सेशन ने चुनाव आयोग में किस प्रकार के सुधार किए, किस प्रकार से उसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया, सुधारों की छड़ी लगा दी। लेकिन हुआ क्या? जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार है पीवी नरसिम्हा राव की, उन्होंने 1 अक्टूबर 1993 को नियम बदलकर चुनाव आयोग में फिर से 2 आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। इसके बाद टीएन सेशन समझ गए कि ये खेल कर रहे हैं, हमारे अधिकार को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो जानते हैं क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सही काम किया है। अब आप सोचिए, जब धनवा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि 2 आयुक्त हटा दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही किया। अब जब टीएन सेशन पहुंचे कि फिर से 2 आयुक्त इन लोगों ने डाल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने ठीक ही किया है। और आगे बढ़िए दोस्तों। इसके बाद 2005 में बड़ा खतरनाक चीज आपको दिखा रहा हूं। मनमोहन सिंह की सरकार थी और उन्होंने नवीन चावला को चुनाव आयुक्त बनाया। नवीन चावला कौन है जानते हैं? नवीन चावला वो व्यक्ति थे जिनके बारे में आपातकाल पर बने शाह आयोग ने बड़े विस्तार से लिखा है दोस्तों। शाह आयोग ने यह बताया था कि नवीन चावला वही व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि आपातकाल के दौरान किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, किसको गिरफ्तार न किया जाए, साथ ही लोगों को सजा देने का तरीका क्या होगा ये भी बताया था। आपको पता है ना कि आपातकाल में किस प्रकार से यातनाएं दी गई? इस पर तो मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं। ये वही व्यक्ति है और उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया। और जब इस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाया गया दोस्तों, तो विपक्ष ने हर तरह से विरोध किया।
और 2009 के चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने नवीन चावला को आयुक्त के पद से हटाने का आदेश दिया और ये सब विरोध के बाद किया गया। और इन्हीं परिस्थितियों में एक याचिका, और याचिकाकर्ता भी अनूप बर्णवाल है, इलाहाबाद प्रयागराज कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया तो उसमें चीफ जस्टिस को भी शामिल कर लिया। उस समय भी विवाद उठा था दोस्तों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि संसद जब कानून बनाता है तब तक ये भूमिका बनी रहेगी। अब आप देखिए कि जब संसद में बिल प्रस्तुत किया गया है तो इसे नए लेवल पर ले जाने की तैयारी हो रही है और सीधे सुप्रीम कोर्ट बनाम सरकार। याद रखिए, कोई भी मामला आता है ना, जैसे अभी मणिपुर का मामला भी आया था, तो ऐसा माहौल बनाते हैं मानो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच कोई जंग चल रही है। मैं लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की कुछ चीज़ें दिखाता हूं दोस्तों। ये है दीपक शर्मा, सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलते हैं। अगर कभी बोला हो न्यूट्रल में या सपोर्ट में तो मुझे बताइएगा। इनका थंबनेल देखिए। इनको पता था कि जो व्यक्ति अगला चीफ जस्टिस बनने जा रहा है, ये कई महीने पुराने की बात बता रहा हूं, वो देश बदल सकता है। मोदी को भले ही लोकतांत्रिक तरीके से न हराया जा सके, लेकिन कोई ऐसा सिस्टम है जो मोदी को डरा सकता है, हरा सकता है। और इसीलिए पुण्य प्रसून वाजपेयी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले मोदी को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। मतलब कहीं राहुल विरोधी नहीं है, चीफ जस्टिस हैं। आगे बढ़िए, ये देखिए, यही बात अभिषार शर्मा भी बोल रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, सीजेआई चंद्रचूड़ के ये 2 फैसले पलट सकते हैं 2024 चुनाव की बाजी। और ये लोग सिर्फ 2024 की भविष्यवाणी ही नहीं करते हैं, बल्कि गर्व से इस बात का खुलासा करते हैं कि चीफ जस्टिस ने मोदी को डरा दिया। भाड़ में जाए देश की 140 करोड़ जनता। अरे क्या है यार, सुप्रीम कोर्ट ही मेन है इन लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं कह रहा, ये नैरेटिव की बात कह रहा हूं दोस्तों। और इसी डर का खुलासा अजीत अंजुम भी करते हैं। सोचिए, एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? उस देश की जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो सबसे लोकप्रिय होता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन नहीं, उससे भी एक बड़ा व्यक्ति है, सिस्टम नहीं है, जुडिशरी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का नाम सीजेआई चंद्रचूड़ है। यही नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मोदी शाह की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। आप देखते रहिएगा थंबनेल को दोस्तों। और इसीलिए इस बात को गर्व के साथ लिखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार को झुकना पड़ा। इसीलिए इस इकोसिस्टम को हमसे, आपसे पहले पता है कि राहुल गांधी के मामले में क्या होगा। क्या हुआ आपने देखा दोस्तों, लेकिन इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि सरकार डर गई है। देखिए, आपको एक और दिखाता हूं, अजीत अंजुम भी यही कह रहे हैं। आप दीपक शर्मा का भी थंबनेल देख लीजिए। और इसीलिए मणिपुर के मुद्दे पर ये कहते रहे, लगातार आप जाइएगा देखिएगा कि चूंकि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट से डर गए, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। और अब जब चुनाव आयोग के सिलेक्शन के लिए बिल लाया गया है, संसद कानून बना रही है, आप समझिए, संसद की सार्वभौमिकता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, उसके बाद भी ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों याद रखिए कि 2024 के लिए मोदी को हटाने के हर हथकंडे अपनाए जाएंगे। वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं होगा, वो नैरेटिव का खेल होगा। क्योंकि एक बार जनता इस नैरेटिव के खेल में फंस गई तो फिर तो सारा चीज़ जो है ना, बदलने में टाइम नहीं लगता। और जो अच्छी चीज़ें भी होती है ना, उसको भी बुरी बनाकर पेश कर सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम और आप तो यही सोचते हैं ना कि मोदी योगी तो परिवार के लिए कुछ करते नहीं हैं, वो किसके लिए अर्जित करेंगे, वो कहाँ रखेंगे। तो इसलिए हमें बड़ा भरोसा होता है कि वो अगर बेईमानी करें भी तो कहाँ रखेंगे। लेकिन इसको पलट दीजिए, उधर का इकोसिस्टम क्या कहता है आपको पता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार का भला नहीं कर सकता, वो देश का क्या भला करेगा। मतलब वो जब तक करप्ट हो करके अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो पूरे देश को कैसे आगे बढ़ाएगा।
तो यही वो सवाल है दोस्तों जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसे ही नैरेटिव का खेल कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारी पत्रकारिता को भी सपोर्ट कीजिए। यही आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।